ठीक है, 1 मिनट चालू कर देना। देखो आज हम लोग एक तो ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, कौन सा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, है ना, और फिर एक हम बैलेंसिंग पे जाएंगे। ऐसे होता है, 1-2 लोग और आ रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ। देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, कंपाउंड्स एंड गैसेस। देखो, ये टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो कि लिखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के आगे लिखो बर्न्स विथ वाइट फ्लेम। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसा मेटल जो वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है, तो तुम्हारे दिमाग में उस वक्त अचानक आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम की। तो तुम्हारे दिमाग में उसी वक्त हिट कर जाना चाहिए कि यार सर पक्का किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की। जैसे कैल्शियम, तो इसके आगे लिखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन स्लैश टिथ। तो जैसे मान लो कहीं पे भी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं कि ऐसा मेटल जो हमारी हड्डियों का और हमारे दांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ पूछो। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। हाँ क्या बस अभी पढ़ाया था? चालू भी अभी किया मैंने। तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, कंपाउंड्स एंड गैसेस। तो अगर मैं लिखता हूं कि कहीं पे मैं लिखता हूं अ मेटल दैट बर्न्स विद वाइट फ्लेम, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम की। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टिथ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैल्शियम की। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एजी या फिर एयू, तो अगर मान लो मैं लाइन लिखता हूं कि मेटल यूज्ड इन डेकोरेटिव आइटम्स, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एजी मतलब सिल्वर की बात कर रहा हूं, या फिर एयू मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, गोल्ड की बात कर रहा हूं। आया तुम्हें समझ में? उसी तरीके से मान लो कि मैं लिखता हूं सोडियम और पोटेशियम, तो इनके बारे में जनरली कहा जाता है हाईली रिएक्टिव। तो मान लो कहीं पे लिखा हुआ है अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो जैसे ही हाईली रिएक्टिव वर्ड आए, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, यार सर किसकी बात कर रहे हैं, या तो सर सोडियम की बात कर रहे हैं, या सर किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें पता, लिख लो अपनी कॉप में, हाईली रिएक्टिव मेटल में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिख लो अपनी कॉप में। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन कहां पे आ जाता है, ब्लीचिंग में। तो जहां पे भी तुम्हें पता है स्विमिंग पूल में अपन क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग मतलब क्लीन करना, जर्म्स को मारना, तो क्लोरीन ब्लीचिंग में। O2 सपोर्ट्स कंबशन। तो अगर मान लो कहीं पे मैं वर्ड लिखता हूं कि अ गैस दैट सपोर्ट्स कंबशन, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की। अगर CO2 की बात कर रहा हूं, तो अ गैस दैट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता है अपन कहां यूज करते हैं, आग को बुझाने में यूज करते हैं। तो अ गैस दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हो गया। जैसे N2 आपकी एक इनर्ट गैस है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि अ गैस दैट इज हाईली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो आप मुझे बताओ अपने एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन। तो N2 हो गया। जैसे H2, तो लिखो फॉर्म्स बबल। तो हाइड्रोजन गैस जनरली रिएक्शन में क्या बन के निकलती है, बबल बन के बाहर निकलती है। तो मान लो किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है कि अ गैस दैट इज कमिंग आउट बाय फॉर्मिंग बबल्स, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने काम आती है, ऑक्सीजन जो कंबशन को सपोर्ट करती है, क्लोरीन जो ब्लीचिंग का काम करती है, N2 जो एक इनर्ट गैस है। तो ऐसे आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 में ये सब आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्या आते हैं, CO2 में क्या लिखा है? अ गैस दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के काम आती है।
तो तुम्हें ये सब याद रखना है ना। आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे ना, तो तुमने जिस पेज पे ये लिखा है ना, उस पूरे पेज को खाली छोड़ दो। उस पेज को मैं धीरे धीरे पॉपुलेट करवाऊंगा तुमसे। ये चैप्टर नंबर 2 जब खत्म होगा तो थोड़ी चीजें और आएगी, चैप्टर नंबर 3 जब खत्म होगा थोड़ी चीजें और आएगी। लिख लिया सबने? आगे बढ़ू मैं? सर 2 मिनट्स। सर नाइट्रोजन के बाद में क्या लिखा है? इनर्ट गैस, सर इनर्ट गैस मतलब? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मैग्नीशियम बर्न्स विद वाइट फ्लेम, कैल्शियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉल एंड डेथ, सिल्वर और गोल्डन यूज इन डेकोरेटिव आइटम, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल, क्लोरीन ब्लीचिंग के काम आता है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, नाइट्रोजन आपकी इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन आपके बबल्स बनाती है। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में लिख लेना। एल्यूमिनियम used in designing lightweight components। जैसे आपका प्लेन है, तो प्लेन को बनाने में भी एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का यूज होता है। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है जो लाइट वेट कंपोनेंट बनाने में काम आता है। उसी तरीके से एक और लिखना एल्यूमिनियम के बारे में, यूज्ड इन डिजाइनिंग लाइट वेट कंपोनेंट्स। एक लिखना जिंक के बारे में, जिंक के आगे लिखना यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग, जिंक के आगे लिखना यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग। तो जिंक का मेन काम क्या है? गैल्वेनाइजेशन के। तो आयरन के ऊपर एक कोटिंग करते हैं अपन जिंक की, ताकि आयरन पे जंग ना लगे। तो जिंक की खास बात क्या है? यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग। तो जिंक किस में काम आता है? गैल्वेनाइजिंग में काम आता है। लिख लो। उसी तरीके से एक और लिखना, ये लिख लिया तुम सबने? ये देखो, ये वाला जो स्लाइड है इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन ब्लीचिंग के काम आता है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो आग बुझाने के काम आती है। नाइट्रोजन आपकी इनर्ट गैस है जो रिएक्ट नहीं करती है। हाइड्रोजन बबल्स बनाती है। तो अगर कभी जैसे मान लो किसी रिएक्शन में बबल्स निकल रहे हैं, तो जनरली वो बबल किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। ये किस में आते हैं? डेकोरेशन के काम आते हैं। कैल्शियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टेथ, तो दांत और हड्डियों का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम, तो मैग्नीशियम को अगर तुम जलाते हो तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। एल्यूमिनियम यूज्ड इन डिजाइनिंग लाइट वेट कंपोनेंट्स, और जिंक यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग। लिख लो। लिख लो। और एक फाइनल लिख लेना आयरन, जिसको डिनोट करते हैं अपन Fe से। तो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। तो आयरन से बेसिकली क्या बनता है? आयरन से स्टील बनता है, और अपने घर में बर्तन किसके होते हैं? स्टील के होते हैं। तो आयरन का ये फायदा है। तो ये सब अपने दिमाग में एक बार फिट कर लो, क्योंकि अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो एल्यूमिनियम यूज्ड इन डिजाइनिंग लाइट वेट कंपोनेंट, हल्की हल्की चीजें, मतलब मेटल की कोई हल्की चीजें बनानी है तो आयरन यूज करते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम, कैल्शियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टेथ, सिल्वर और कोगोल्ड तो मेटल्स यूज इन डेकोरेटिव आइटम, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग के काम आती है, ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है, नाइट्रोजन जो एक इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन जो बबल्स बनाती है, जिंक आपका काम आता है गैल्वेनाइजिंग में, आयरन काम आता है तुम्हारा कहाँ पे? यूटेंसिल बनाने का काम आता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। सर हाँ पूछो। सर तो फिर इनके बेसिस में मोलर मास और ये कैलकुलेटेड करना आप हमें सिखाओगे? मोलर मास करना सिखा दूंगा, बट कोई रिलेशन नहीं है इनका उनसे। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो अ कंपाउंड
a compound of a metal which is used in decorative item, a compound of a metal which is used in decorative item and a gas used for bleaching is kept in sunlight. Write the resultant chemical reaction. And type of chemical reaction. और आपको बताना है उस केमिकल रिएक्शन का क्या टाइप है. तो तुम्हारे एग्जाम में केमिस्ट्री से इस साल 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे. तो तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है. अ कंपाउंड ऑफ ए मेटल विच इज यूज्ड इन डेकोरेटिव आइटम, मतलब एक मेटल है जो डेकोरेटिव आइटम में काम आता है, उसका कंपाउंड है. एंड अ गैस यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, और एक गैस है जो ब्लीचिंग के काम आती है. उस कंपाउंड को मैंने सनलाइट में रखा. तो आपको बताने की क्या केमिकल रिएक्शन होगी और वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है. तो तुम्हारे दिमाग में देखो क्या हिट करना चाहिए. तो मेटल जो डेकोरेशन में काम आता है, या तो वो सिल्वर हो सकता है या वो गोल्ड हो सकता है. और ब्लीचिंग में कौन सी गैस काम आती है? Cl2. तो याद है मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिखवाई थी कि AgCl को अगर आप सनलाइट में रखो तो याद है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, Ag प्लस Cl2. याद है कि भूल गए? तो ये आपकी रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन है. तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये रिएक्शन लिखना आनी चाहिए. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? रिएक्शन तुम्हारी बुक से ही आएगी, एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी से बाहर कोई रिएक्शन नहीं आएगी. तो एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस है वो सब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए. तो एक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन सा मेटल है? ऐसा मेटल जो डेकोरेशन में काम आता है, तो मतलब सिल्वर हो गया. और ऐसी गैस जो ब्लीचिंग में काम आती है, तो क्लोरीन हो गई. तो आपका कंपाउंड क्या बना? AgCl. तो AgCl का नाम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड. तो इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे, मतलब धूप में, तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, सिल्वर और क्लोरीन गैस. तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है. और ये कौन सी रिएक्शन है? ध्यान से देखो, ये है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन मतलब ध्यान से देखो तो आपके पास रिएक्टेंट 1 है लेकिन प्रोडक्ट 2 है. आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो. सर एक बार ये वाला वापस समझा दो ना सर. वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू की वजह से सर क्लास से लीव हो गया था मैं. हाँ मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़. समझा दो ना. ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ कंपाउंड ऑफ ए मेटल विच इज यूज्ड इन डेकोरेटिव आइटम. तो एक मेटल है जो डेकोरेटिव आइटम में यूज होता है, तो या तो वो सिल्वर हो सकता है या गोल्ड हो सकता है. एंड अ गैस यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, मतलब एक कंपाउंड है जो एक मेटल से बना है और एक गैस से बना है. मेटल इन दोनों में से एक होगा. ब्लीचिंग के कौन सा काम आती है? Cl2. ताकि कंपाउंड क्या हो गया? AgCl. ये तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए. ये तभी हिट करेगा जब सारी केमिकल रिएक्शन तुम्हें याद होगी. और इस कंपाउंड को मैंने सनलाइट में रखा. तो याद है ये फोटोग्राफी इक्वेशन है, मैं तुम्हें लिखवा रखा है. तो इसको अगर सनलाइट में रखोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे, Ag प्लस Cl2. और ये कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है. तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे. अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है. नो सर. तो क्वेश्चन ये है देखो तुम्हारे लिए. हाँ पूछो. सर ये बीच में सनलाइट क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है. यहाँ पे Okay, लिखा हुआ sir. भी है, स्कैप्ड इन सनलाइट. सर हाँ पूछो. सर फॉर डेकोरेटिव आइटम्स में सर गोल्ड और सिल्वर कैसे आएंगे? डेकोरेशन में अपन क्या यूज करते हैं? लाइक ऑर्नामेंट्स जो होते हैं डेकोर, तो गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग यूज करते हैं. तो ये याद रखने का तरीका है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि मेटल विच इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स डेकोरेटिव आइटम, तो वो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं. ठीक है. अच्छा तो सर यहाँ पर वो कलर से रिलेट किया है या फिर वो जो मतलब मेटल्स एप्लीकेशन होते से हैं relate उससे किया है. रिलेट किया है? उनके एप्लीकेशन से रिलेट किया है. ओके 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 सर. तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में. अ मेटल which burns in a metal सर burns in, एक सेकंड क्वेश्चन लिख लो ये वाला. a metal which burns in white flame reacts with a gas which supports combustion. Reacts with a gas which supports combustion. Write
केमिकल रिएक्शन, तो आपको बताना है कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पर आपको बताना है किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो, कोई बोलेगा नहीं, करो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन सर क्या है सब ध्यान से सुनो, एक बार रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन लिख लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर डाउट लेता हूं तुम्हारा। अ मेटल which burns in white flame reacts with a gas which supports combustion। तो आप सोचो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से मेटल की मैं बात कर रहा हूं और कौन सी गैस की मैं बात कर रहा हूं। आपको बताना है कि ये कौन सी केमिकल, ये रिएक्शन होगी क्या, और ये किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है। तो अ मेटल विच बर्न्स इन व्हाइट फ्लेम मतलब बात कर रहा है मैग्नीशियम की, प्लस रिएक्ट्स विद अ गैस विच सपोर्ट्स कंबशन, तो O2, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ये सॉलिड होगा। तो तुम्हें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए क्योंकि अपनी बुक की रिएक्शन है, तो जितनी रिएक्शन बुक में है सारी की सारी तुम्हें याद करनी है। अराउंड तुम्हारे बुक में 60 से 65 है, ज्यादा नहीं है, 3-4 बार लिखोगे सब याद हो जाएगी। तो ये हो गई तुम्हारी। अब राइट, ये कौन सी तरीके की, देखो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर हाँ पूछो। सर तो ये आपने यहाँ पर S क्यों लिखा है सर? ये मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसेस में, और ये वापस सॉलिड में आया, ये स्टेट ऑफ मैटर है। सर ये कैसे पता चला कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या कर रहे हो अनन्या, A + B से क्या बना, C बना, तो मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन। तो सर अब जैसे Mg भी आपने उसका S लगाया तो ठीक है, वो सॉलिड है, तो सर O2 तो सर गैस है ना, तो उसमें आपने S क्यों लगाया है? कहाँ लिखा मैंने, G तो लिखा। नहीं सर, वो S है। यहाँ G लिखा हुआ है। हाँ सर, अब सही दिख रहा है, सही दिख रहा है सर। अच्छा लिख लिया तुम लोगों ने, आगे बढ़ो मैं। हाँ सर, तो ये PDF आज आप शेयर कर दोगे ना? हाँ यार मुझे पता है तुम्हारी 2 बार की मिसिंग चल रही है, मैंने तो संभाल के रखी हुई है, मैं तुम्हें भेज दूंगा आज। रिकॉर्डिंग ओके अपलोड कर रखी है, PDF मैंने तुम्हें शायद नहीं भेजी होगी, तो आज मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम मिस भी कर रहे हो, आज मेरे पे रिलाई कर जाओ, मैं भेज दूंगा। अच्छा अब ओके कॉपी ओके लिखो अपनी कॉपी में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग का मतलब है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर हो जाए और जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि H2O, कोई बोलना मत, तुम्हें से आए तो भी सुनना। जैसे H2O को मान लो मैंने गर्म किया, या मान लो मैंने H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस भी आगे आएगा तुम्हारे, तो मान लो बना H2 + O2। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो देखो तुम चेक करो। तो इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1। इधर आपके हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने, 2। लेकिन ध्यान से देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है ना। सेम मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि NaCl है मेरे पास, मान लो कि इससे बना Na + Cl2, तो आप मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, सोचो। नो सर। क्योंकि यहाँ पे नो Na सर, एक क्योंकि है, उधर 2 है सर, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो ये भी आपकी 2 है बैलेंस सर। है ना। तो अब बैलेंसिंग करते कैसे, तो देखो एक तरीका वो है जो मैंने देखा है, तुम लोग काफी लोग सीखते हो स्कूल्स में, पता नहीं कहाँ पे, एक अपनी NCERT में एक तरीका दे रखा है। तो पहले मैं तुम्हें NCERT वाला तरीका सिखाऊंगा। तो NCERT का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो अपन इसी रिएक्शन की बात करते हैं, H2O, मान लो इससे बना H2 + O2। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, देखो स्टेप क्या है, सबसे पहली आइडेंटिफाई द कंपाउंड। सर ये तो डायरेक्ट भी अपन लिख सकते ना, 2H2 इसमें लिख सकते हो बेटा, 2H2। ऐसी हजारों रिएक्शन है, उसमें कैसे लिखोगे, ये तुम्हें याद है ना, ये हजारों रिएक्शंस आती है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, पता चल जाता ना कि यहाँ पे 2 लगाया तो ये तो इसमें बैलेंस पता हो पड़ गई। गया। इसमें मान ले मैं देखो ये रिएक्शन दे दूं तो C6H12O6 + N2O5 + P2, मान ले इससे तेरा बन रहा है CO2 + P2O5 + N2O3 + H2O।
अब करके बताओ बैलेंस इसको। तो ऐसी खतरनाक रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स सीखनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन को तुम ऐसी आंखों से बैलेंस नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए तुम्हें स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। उन्हीं स्टेप्स से तुम्हारा आंसर आता है, वरना तुम फंस के रह जाओगे, 3 घंटे निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं जो स्टेप सिखा रहा हूं वो स्टेप सीखने की कोशिश करो, तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। मुझे पता है कि तुम लोगों को 1-2 तरीके आते होंगे शायद, पर एक बार उन तरीकों को साइड में रखना और मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करना। क्या पता तुम्हारा तरीका आसान हो, क्या पता मेरा तरीका आसान हो, वो तुम लोग डिसाइड करोगे, है ना, वो तुम्हारे ऊपर। तो सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो आप ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। बताओ किसमें ज्यादा एटम है। देखो H2O में कितने एटम है, 3। H2 में कितने, 2। O2 में कितने, 2। इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको वो कंपाउंड निकालना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। तो आपके H2O में कितने एटम है, H2 के 2, मतलब H के 2, O का 1, 3 हो गया। यहाँ पे H के कितने, 2, O के कितने, 2। फिर आइडेंटिफाई द एटम विच इज हायर इन नंबर। फिर आपको उस कंपाउंड में वो एटम निकालना है जिसका नंबर ज्यादा है। आइडेंटिफाई द एटम विच इज हायर इन नंबर। तो आपको वो एटम निकालना है जिसके नंबर ज्यादा है। तो देखो H2O को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो आपका बना H2 + O2। तो इसमें पहले वो कंपाउंड निकालो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो H2O में कितने एटम्स है, 3। H2 में कितने, 2। O2 में कितने, 2। तो पहले आपने H2O आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई द एटम विच इज हायर इन नंबर। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो पहले अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखो, इधर आपके हाइड्रोजन कितने, 2, तो इधर भी कितने, 2। तो हाइड्रोजन की बात तो खत्म हो गई, बैलेंस है। अब O को बैलेंस करो। तो इधर O 1 है, इधर 2 है, तो अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिख सकते, आपको जो कुछ लिखना है साइड में लिखना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब वापस चेक कर लो कि कहीं जो पहले बैलेंस किया था कहीं उसकी बैलेंसिंग खराब तो नहीं हुई। तो अब हाइड्रोजन कितने, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करने का क्या तरीका है, तुम सब ध्यान से सुनना कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले आपको वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें एटम ज्यादा है। फिर क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, देखो, फिर आपको वो एटम निकालना है जिसके एटम ज्यादा है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो चेक करो, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, तो जरूरत ही नहीं है। फिर ध्यान से देखो, फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो इधर ऑक्सीजन 2 है पर इधर 1 ही है, तो आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2O हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गए। 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, और आपका सब कुछ, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? नहीं सर, Yes, नहीं sir. आया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर एक और बार समझा दो ना। मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ कि Fe2O3 को हिटअप करने पे बन रहा है Fe + O2। ठीक है, अब सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो सर। नहीं है। अब सबसे पहले आप ऐसे कंपाउंड पे आओ जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। देखो आयरन में तो 1 ही एटम है, ऑक्सीजन में 2 एटम है, लेकिन इसमें 5 एटम है। 5 है, तो पहले अपन इसको देखेंगे ध्यान से। अब Fe2O3 में आप मुझे बताओ, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है। लेकिन देखो, अगर आपका 3, अगर जैसे मान लो 3 तो 2 का मल्टीपल नहीं है और 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 तो यार दोनों प्राइम है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। किसी को ऑक्सीजन में तो डाउट नहीं, कि डाउट है? No, sir. अब हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो अब आयरन बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ पे कितना आयरन है, देखो 2 × 2 = 4, पर यहाँ पे 1 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस। आया समझ में कि नहीं समझ में आया?
हाँ गया सर। तो आ देखो गया सर। तुम्हें समझ में आया लोग कैसे करते हैं। पहले आप ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, फिर उसमें ऐसा एटम निकालो जिसके एटम बहुत ज्यादा है। तो O3 है और यहाँ पे O2 है यार, तो आप तो यार मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं है तो क्या करें, एलसीएम ले लो। तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि 6 हो जाए, यहाँ पे 3 से करो ताकि 6 हो जाए। ऑक्सीजन हो गया, अब आयरन को बैलेंस कर लो, ये हो गया तुम्हारा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? यस सर। कि डाउट है? अच्छा अब अपनी बुक की एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपन। एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस, इसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाली रिएक्शन देता हूँ, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। ट्राई कर सकते हो इसको बैलेंस करने का। देखो एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। पहले कार्बन देखो एक बार ही आ रहा है, हाइड्रोजन एक बार ही आ रहा है, तो पहले इनको बैलेंस करो। करो, आइडेंटिफाई करो यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। लगाओ दिमाग। O2 में 2 है, CH4 में 5 है, 4 हाइड्रोजन का एक कार्बन का, CO2 में 3 है, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, इसमें भी 3 है। तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे, सोचो। CH4 के पास जाओगे। अब CH4 में देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। सबसे पहले तुम मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करके बताओ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गए 4। हो गया काम कि नहीं हुआ? चलो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग तो हो गई, अब कार्बन की करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, देखो यहाँ पे भी एक है, बात ही खत्म। अब बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 है, देखो राइट हैंड साइड में कितने, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, देखो O2 और 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? एक एक करके बैलेंस करना है। सबसे पहले उस एटम को जिसके ज्यादा एटम है, उसके अलावा उसके बाद में जो बच गए उसको, और फिर जो बच गए उसको। और कोई चीज 2 बार आ रही है तो उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करने का। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर उधर तो ओ में तो एक ही आइटम है और इधर 2 है, तो आपने इधर क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा? यहाँ पे 2 हो गए ना, देख यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे, और देख 2 इंटू O, तो 2 और हो गए, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यस सर। पर यहाँ पे तो O2 ही है, 2 ही है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 4 हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया। अच्छा अब इसको आ बैलेंस गया। करो, इसको करो। देखो मेरे को पता है कि इसका एक तरीका और होता है, वो एक, मेरे को तो वो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है यार, वो मल्टीप्लाई करने वाला। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दूंगा, उसमें होगा ही नहीं वो तरीका। अब जैसे इस वाले को बैलेंस करो, FeSO4 को गर्म करने पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको बैलेंस करो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। इसमें कितने एटम सर है? FeSO4। 4। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 4 5 6। अब मैं तुम्हें क्या कहा, जो चीज रिपीट हो रही है ना उसको पहले बैलेंस मत करना। देखो S रिपीट हो रहा है, पहले नहीं करेंगे। O तो भाई साहब 3 बार रिपीट हो रहा है, पहले नहीं करेंगे। तो क्या बच गया? आयरन। देखो यहाँ पे Fe2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आयरन बैलेंस कि नहीं हुआ? हो गया आयरन। अब सल्फर को करो, तो इधर यस कितने सर। सल्फर है, देखो 2 इंटू S, 2 सल्फर है, देखो इधर भी 2 सल्फर है, अपना सल्फर बैलेंस हो गया। अब देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8, और देखो इधर कितने, 3 ये, 2 ये, 3 ये, कितने हो गए? 8 हो गए। ये हो गया बैलेंस। आया समझ में
कि नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं आया समझ में कि तुम्हें ये तरीका समझ में आ गया? इस तरीके में कभी गड़बड़ नहीं होती, पता है? कोई डाउट है इसमें तो पूछो, मैं और दे रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी बुक के ही मैं पहले करवा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी बुक में जो जो है, ताकि अपना वो तो पूरा हो जाए, ताकि तुम्हें रिएक्शन याद भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, जो अभी रिएक्शन लिखी हुई है इसमें। सर हाँ पूछो। सर पहले अगर एफई को बैलेंस ना करके हम एसओ को भी तो बैलेंस कर सकते हैं ना? एसओ को नहीं कर सकते। मैं तुम्हें क्या सर सिखाया? एस को नहीं कर सकते। मैं तुम्हें क्या बोला? जो चीज रिपीट हो रही है उसको मत छेड़ना, उसको बाद में छेड़ना। ओके एफई सर। में आयरन एक बार देख, पहले आयरन को किया, देख कितना जल्दी हो गया। यही पहले एस को करने जाता ना बेटा, तो फंस जाते अपन। सर मैंने H2O को भी आपको बैलेंस इसी मेथड से करके बताया था। हाँ हाँ बेटा, मेरे को पता है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें स्टेप्स याद करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें स्टेप्स लिखवाई कि नहीं लिखवाई? क्या स्टेप्स थी याद है? पहले वो कंपाउंड ढूंढो जिसमें बहुत एटम है, फिर उसमें वो एटम ढूंढो जो ज्यादा है, पहले उसको करो। पर पहले उसको मत करना जो रिपीट हो रहा है, जैसे अपन ये वाला करते। देखो, ये लिख लिया तुम सबने? सर जो कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंपाउंड दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ये वाला करके बताओ मुझे, C6H12O6 plus O2, it gives CO2 plus H2O। ये बैलेंस करके बताओ मुझे। तो पहले वो कंपाउंड निकालो। H12O6 इसके सबसे ज्यादा आइटम है। हाँ, बोलना नहीं। देखो, पहले अपनी कॉपी में तुम वो कंपाउंड निकालो जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, फिर उसमें वो निकालो। देखो, अब मैं तुम्हें क्या बोला? जो रिपीट हो रहा है उसको तुम नहीं छेड़ोगे, जो रिपीट हो रहा है उसको आप नहीं छेड़ोगे। ओ को नहीं छेड़ना है, सी को छेड़ सकते हो, एच को छेड़ सकते हो। देखो, पहले इसको ढूंढो। यहां पे देखो, 6 ऑक्सीजन है, 12 तो 12 है, पर यहाँ पे तो 2 ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया काम कि नहीं हुआ? तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन, 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर कितने? इधर 6 और 2 कितने हो गए आपके? 8 हो गए। इधर कितने हो गए? देखो, 6 टू 12, 12 ये और 6 वो, तो इधर 18 हो गए। तो इधर 10 कम पड़ रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में क्या किया मैंने? क्या आ गया? तो पहले मैंने हाइड्रोजन बैलेंस किया, फिर कार्बन। अब मैंने देखा तो यार इधर अपने ऑक्सीजन कितने? 18, पर इधर 8 ही है। 6 और 2 8, तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 टू 12 और 12 और 6 कितने हो गए? ये 18। तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर एक बार ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया बताओ ना। देखो, वापस लिखता हूं मैं, C6H12O6 प्लस O2, इससे बना CO2 प्लस H2O। देखो, मैं तुम्हें क्या बोला है, पहली स्टेप क्या है? ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें बहुत सारे एटम है। तो आ गए इसके पास। इसमें देखो, ऐसे एटम को बैलेंस करो जो बहुत ज्यादा है। तो 12 हाइड्रोजन है, देखिए इधर इधर 2 ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब कार्बन की देख, क्योंकि ऑक्सीजन रिपीट हो रहा है, तो देख इधर 6 कार्बन है, देख 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देख इधर कितने ऑक्सीजन है, तो 6 टू 12 तो ये हो गए, और 6 हो गए, तो 12 6 18 हो गए। इधर कितने, ध्यान से देख, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इधर 8 ही है, तो मुझे 10 और चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देख इसको नहीं छेड़ते यार। यहाँ पे अगर अपन कुछ लिखेंगे ना तो इधर भी गड़बड़ हो जाएगी, पर यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे 6, तो सिर्फ 12 तो ये हो गए, और 6 18 हो गए। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट है? आ गया सर। देखो, अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम्हारा काम ये सर है। हाँ पूछो। सर इसका और कोई मेथड है क्या?
क्यों, देखो ये मतलब समझ में नहीं आया? नहीं सर, ये वाला थोड़ा सर इसमें नहीं आ रहा सर समझ में। तो आएगा ही है, ये वाला करो बैलेंस, N2 प्लस H2 बना NH3, करो बैलेंस कर हर्षद भाई। आइडेंटिफाई कर कौन सा कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है। सर NH3 में। तो मुझे बता कि NH3 में किसके एटम ज्यादा है? सर सर यहाँ H से। H से। H3 लिखा है। N2 प्लस H2 gives NH3। तो H को बैलेंस करेंगे हर्षद। देख इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर ये मल्टीपल नहीं है तो क्या लेते हैं अपन? सर पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा सर। देख इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 है, तो 2 और 3 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का? 6 हो जाएगा। यस सर। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 3 से कर दे, तेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाँ सर अब हो गया। अब नाइट्रोजन देख, इधर 2 है, इधर 2 है, हो गया बैलेंस। हाँ सर। ये हो गई बैलेंसिंग। ओके सर, मतलब सर इसमें एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस दिस इक्वेशन। हाँ, कोई स्टेप्स नहीं पूछेगा तेरे से, देखो बैलेंस करनी अच्छा चाहिए। सर, अगर बस एमसीक्यू, डायरेक्ट निकालना है सर। हाँ एमसीक्यू में तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि एमसीक्यू में तो तुम महारथी हो, चारों में चेक कर लोगे कौन सी बैलेंस है। ये आएगा तो तुम्हारा सब्जेक्टिव ही आएगा करने के लिए, और करने 1 नंबर का आता है, 4 नंबर का नहीं आता वैसे भी। हाँ देखो, सर, अब तुम्हारा क्योंकि काम सर करो। अभी तो ऑनलाइन है सर। हाँ मैं तो जो भी है, देखो अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो यार, एक अपना कोरोजन और एंसिडिटी बाकी है, एक अपना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक अपनी बैलेंसिंग की अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 चालू कर दूंगा, और फिर अपन आएंगे बायोलॉजी पे। तो इसी वीक अपन बायोलॉजी चालू भी कर देंगे, लाइव प्रोसेसेस। बायोलॉजी करा सकते हो क्या? हमारे एग्जाम शुरू होने वाले तुम हैं। सबके किसी के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आ रहा है क्या, कि मैं पहले लाइव प्रोसेस करा दूं? नो सर। सर एक सेकंड सर, मैं मेरे सिलेबस में सर हाँ केमिस्ट्री तो का मुझे आ तो क्लास रहा के है बाद सर। बता देना है ना, इस क्लास के बाद बता देना। ओके सर। आज मैं तुम्हें देखो, आज मैं तुम्हें डेफिनेटली, मेरे पास बैलेंसिंग की शीट बनी हुई है, वो तुम्हें भेजूंगा मैं। तो एक तो तुम्हें वो सॉल्व करनी है, और ये लिख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, और तुम मुझे बता देना तुम्हारे कोई एग्जाम आ रहे हो तो उसका क्या सिलेबस है ना। तो या तो मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करवा सर दूं, मेरे आ या रहे हैं बायो सर। करा दूं। ठीक है, चलो ओके यार। सर मेरे 5 से ही है सर एग्जाम। हाँ मुझे बता देना है ना तुम लोग। हाँ सर। सर हमारे यहाँ अगले महीने सर। फिर तो ठीक है ना, फिर क्या टेंशन है तेरे को, फिर तो कराए देना मुझे चैप्टर नंबर 2। चाहिए रहता। चल मैं देख लेता हूँ, है ना, बाकी से भी पूछे मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके।